इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग सालों से चलती आ रही है, लेकिन ये जंग सिर्फ सरहद पर ही नहीं लड़ी जाती, क्योंकि जवान सिर्फ सरहद पर ही शहीद नहीं होते। कुछ जवान ऐसे होते हैं जिनका आपको ना कभी नाम पता लगेगा, ना ही ये कि वो करते क्या हैं। वो है भारत के लिए काम करने वाले जासूस, जो दुश्मन की सरजमी में घुसकर जरूरी सबूत इकट्ठा करते हैं। हिंदी फिल्मों में जासूसों को बहुत ही खतरनाक और पावरफुल दिखाया जाता है, लेकिन सच्चाई में ये जासूस आपकी और हमारी तरह ही होते हैं। बस फ़र्क ये है कि इनका परिवार, बीवी बच्चे, माता पिता सालों तक उनका इंतजार करते हैं। ये कहानी है उन हिंदुस्तानी जासूसों की जिनमें से कुछ को पकड़ लिया गया था, सालों तक उनको टॉर्चर किया गया और फिर छोड़ दिया गया, और कुछ कभी वापस नहीं आए। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं रविंद्र कौशिक। रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद को भारत का अब तक का सबसे जाबाज और शातिर अंडरकवर एजेंट माना जाता है। रविंद्र कौशिक के बारे में ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में उससे बड़ा जासूस ना कोई हुआ है और ना ही कभी होगा। दरअसल रविंद्र कौशिक को बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था। 1972 में रविंद्र कौशिक ने लखनऊ में एक बड़ा यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लिया था। इस फेस्टिवल के एक नाटक में रविंद्र एक भारतीय जासूस का रोल निभा रहे थे, जो कि चीन में फंस जाते हैं और फिर यातनाएं सहते हैं। कहते हैं कि रविंद्र कौशिक की एक्टिंग देखकर सेना के कुछ अधिकारी इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस का हिस्सा बना लिया और उन्हें दिल्ली में ट्रेनिंग दी गई। रविंद्र को पहले ही मिशन के तौर पर उस मुल्क में भेजा गया जो उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था, यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान में घुसने के बाद नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्र कौशिक ने धीरे धीरे अपनी पैड बनाना शुरू की और लाहौर में एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ से LLB की डिग्री हासिल की। एक हिंदुस्तानी जासूस का पाकिस्तान में ना सिर्फ अपनी पहचान छुपाना, बल्कि वहाँ की कॉलेज से बड़ी डिग्री भी हासिल करना, ये काम बहुत ही मुश्किल था। फिर भी एक शातिर जासूस की तरह रविंद्र पूरी सावधानी से सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते जा रहे थे। लेकिन रविंद्र का असली मकसद अभी बाकी था। लाहौर में पहचान बनाना और डिग्री हासिल करना सिर्फ एक जरिया था, क्योंकि हिंदुस्तान के टाइगर का असली मिशन अब शुरू होने वाला था, और ये मिशन था पाकिस्तान फौज का हिस्सा बनना। पाकिस्तान में अब हर कोई रविंद्र कौशिक को नबी अहमद के नाम से जान रहा था। कौशिक किसी छलावे की तरह पाकिस्तान सेना में दाखिल होने के लिए जाल पर जाल बुनते जा रहे थे। तभी पाकिस्तानी सेना में बढ़ती शुरू हुई। फर्जी पहचान और कॉलेज की डिग्री यहाँ उनके काम आ गई, और LLB की डिग्री के जरिए रविंद्र ने पाकिस्तान आर्मी में अधिकारी का पद हासिल कर लिया। और रविंद्र ने अपनी सर्विस के दौरान पाकिस्तान फौज में मेजर की रैंक भी हासिल कर ली। और कुछ समय बाद रविंद्र को इस्लाम कबूल करना पड़ा और उन्होंने अमानत नाम की एक लड़की से शादी की। अमानत पाकिस्तान फौज में एक बड़े ऑफिसर की बेटी थी, और अमानत से उन्होंने एक बेटा भी पैदा हुआ। 1971 के दौर में भारत पाक के रिश्ते बेहद ही खराब थे। ऐसे में रविंद्र कौशिक की शक्ल में पाकिस्तानी सेना में एक हिंदुस्तानी का होना बहुत ही बड़ी ताकत थी। उधर पाकिस्तान साजिशें रचा जा रहा था और इधर रविंद्र एक एक पल की खबर भारत तक पहुंचा रहे थे। इस बात का जिक्र खुद IB के ज्वाइंट डायरेक्टर M.K. धर ने कौशिक पर लिखी किताब मिशन टू पाकिस्तान में किया है। M.K. धर के मुताबिक रविंद्र कौशिक की वजह से ही एक बार 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बची थी, और कई बार ऐसे मौके आए जब कौशिक ने भारत के लिए अहम जानकारी भेजी, और शायद इसी वजह से देश के पूर्व गृह मंत्री रविंद्र कौशिक को टाइगर का खिताब दिए थे। 1983 में भारत ने अपना एक और जासूस पाकिस्तान भेजा, लेकिन वह पकड़ा गया, और उसे टॉर्चर करने पर रविंद्र कौशिक के बारे में पाकिस्तानी फौज को सच बता दिया। इसके बाद रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया और उम्र कैद की सजा सुना दी गई, और जेल में सजा काटते हुए TB और दिल की बीमारी हो गई। उनका मुल्तान सेंट्रल जेल में निधन हो गया। इस लिस्ट पर नंबर 2 में आते हैं मोहनलाल भास्कर। ये बात है 23 मार्च 1966 की, जब भगत सिंह की समाधि पर मेला लगा हुआ था। मोहनलाल भास्कर पूरे जोश के साथ अपनी पंक्तियों को भगत सिंह की देशभक्ति को संबोधित कर रहे थे। तब उनकी वाहवाही करने वाले सिर्फ आम लोग नहीं थे, बल्कि भारतीय खुफिया विभाग के कुछ अधिकारी भी थे। फिर यहाँ से शुरू होता है एक आम इंसान का एक जासूस बनने का सफर। मोहनलाल भास्कर से मोहम्मद असलम बनने की कहानी, और मौत की भीख मांगते एक भारतीय जासूस की दर्दनाक दास्तान। 1965 के युद्ध के बाद भुट्टो ने ही पाकिस्तान में परमाणु कार्यक्रम का ढांचा तैयार किया था। इसी परमाणु कार्यक्रम की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए भास्कर को पाकिस्तान में भेजा गया था। भास्कर ने जब पाकिस्तान जाना शुरू किया, तब वहाँ मार्शल लॉ लागू था। हर तरफ मौत और हर कोई दुश्मन था। रात के अंधेरे में खुखार जानवरों के बीच सीमा पार करना, सेना के हाथों मारे जाने या पकड़े जाने का डर, और उससे भी ज़्यादा इस बात का डर कि एक जासूस का राज ना खुल जाए। फिर भी भास्कर बखूबी काम करते हुए पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों लाहौर, सियालकोट, मुल्तान और पेशावर में रहे थे। भास्कर जाति से ब्राह्मण थे, पर देश के लिए उन्होंने अपना खतना तक करवा लिया था, और फिर मोहम्मद असलम बनकर पाकिस्तान गए थे। उन्होंने पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम से संबंधित जानकारी भी इकट्ठी कर ली थी, पर शायद भास्कर की किस्मत में कुछ और ही लिखा था।
किसी भी जासूस की लाइफ में सबसे दर्दनाक पल उसके पकड़े जाने के बाद पूछताछ करने के बहाने टॉर्चर किए जाने का होता है। दरअसल में अपने ही साथी अमरीक सिंह के विश्वासघात की वजह से भास्कर को 1968 में लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया था। भास्कर बताते हैं कि यातनाओं की कोई सीमा नहीं होती। इन जेलों में भारतीय कैदियों को अलग छोटे जेलों में नजरबंद रखा जाता है। यातनाएं ऐसी कि या तो इनसे कैदी पागल हो जाते हैं या मर जाते हैं, और जो बचते हैं वो मौत की दुआ मांगते रहते हैं। 1972 में इंदिरा गांधी के साथ शिमला समझौता किया गया। इस समझौते में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और युद्ध बंदियों की अदला बदली हुई। भास्कर भाग्यशाली थे और 9 सितंबर 1974 को आखिरकार वो दिन था जब भास्कर को अन्य कैदियों के साथ रिहा किया गया और वे दोबारा भारत लौट पाए। इस लिस्ट में नंबर 3 पे आते हैं अजीत डोभाल। अजीत डोभाल का जन्म पौंडी गढ़वाल में हुआ था। उनकी पढ़ाई अजमेर मिलिट्री स्कूल से हुई। केरल के 1968 बैच के आईपीएस अपनी नियुक्ति के 4 साल बाद ही 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ गए थे। डोभाल कई ऐसे खतरनाक कारनामों को अंजाम दे चुके थे जिन्हें सुनकर जेम्स बॉन्ड के किस्से भी फीके लगते हैं। अजीत डोभाल 7 साल तक अपना धर्म बदलकर पाकिस्तान में जासूसी करते रहे। अजीत डोभाल का एक किस्सा बड़ा ही फेमस है। अपने भाषण में अजीत डोभाल कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि लाहौर में ओलिया की एक मजार है जहाँ बहुत से लोग आते हैं। मैं वहाँ एक मुस्लिम शख्स के साथ रहता था। एक बार मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैं भी मजार पर चला गया। वहाँ कोने में एक आदमी बैठा था जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। उसने मुझसे सवाल किया कि तुम हिंदू हो। डोभाल बताते हैं कि उन्होंने तुरंत कहा कि वे मुसलमान हैं। डोभाल आगे कहते हैं उन्होंने तब मुझसे कहा मेरे साथ आओ, और फिर वो मुझे मजार के पीछे की तरफ एक छोटे से कमरे में ले गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझसे कहने लगे कि तुम हिंदू हो। डोभाल जी ने आगे बताया कि ये बात इसलिए बोल रहा था क्योंकि डोभाल जी के कान छिदे हुए थे। तब उस आदमी ने डोभाल से कहा कि तुम प्लास्टिक सर्जरी करवा लो वरना यहाँ लोगों को शक हो जाएगा। डोभाल ने ज़्यादातर समय खुफिया विभाग में जासूसी करके गुजारा है। जून 1984 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर हुए आतंकी हमले के एनकाउंटर ऑपरेशन ब्लू स्टार के जीत के नायक भी बने। अजीत डोभाल रिक्शा वाला बनकर मंदिर के अंदर गए और आतंकियों की जानकारी सेना को दी, जिसके आधार पर ऑपरेशन में भारतीय सेना को सफलता मिल पाई। 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक के दौरान ऑपरेशन ब्लैक थंडर में अजीत डोभाल आतंकियों से निगोशिएशन करने वाले मुख्य अधिकारी थे। 2015 में मणिपुर आर्मी के काफिले पर हमले के बाद म्यांमार की सरहद में घुसकर उग्रवादियों के खात्मे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन के हेड भी बने। नंबर 4 पर आते हैं कश्मीर सिंह। इनका जन्म पंजाब में हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में भारतीय सेना में थे। कुछ समय के लिए पंजाब पुलिस में काम करने के बाद उन्होंने रो के लिए काम करना शुरू किया। उन्हें इसके लिए 400 रुपीज़ पर मंथ मिलते थे। उसके बाद उन्होंने एक मुस्लिम नाम इब्राहिम रखकर पाकिस्तान में प्रवेश किया। इस नाम का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने काम के दौरान होटलों में पहचान की और वहां से अपना पहचान पत्र बनवाया। 1973 में उन्हें पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों ने पेशावर में गिरफ्तार कर लिया और उन पर जासूसी और तस्करी का आरोप लगाया गया, लेकिन अधिकारी यह बात साबित नहीं कर पाए कि वह रो के एजेंट हैं। गिरफ्तारी के समय उनके परिवार में उनकी पत्नी परमजीत कौर और उनके 3 बच्चे थे और उसी साल उन्हें पाकिस्तान सेना की अदालत ने मौत की सजा सुना दी थी। इस फैसले को 1976 में एक दीवानी अदालत में बरकरार रखा गया। एक दया याचिका के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। मौत की सजा सुनाने बाद उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने उन्हें पहले कुछ महीनों तक 3rd डिग्री टॉर्चर किया और भारतीय जासूस कबूलने का दबाव बनाया। कश्मीर सिंह को पाकिस्तान की 7 अलग अलग जेलों में बंद किया गया और वे 35 साल तक कैद रहे और इस दौरान उन्हें एक बार भी ना तो आसमान देखना नसीब हुआ और ना ही उनसे कोई मिल पाया। 2008 में पाकिस्तान में मानव अधिकार मंत्री अंसार बन्नी ने लाहौर जेल का दौरा करते हुए कश्मीर सिंह को गंभीर हालत में पाया। बन्नी ने कहा कि कश्मीर सिंह जेल में इतने वर्ष बिताने बाद मानसिक रूप से विकलांग हो गए हैं। उन्होंने तुरंत पाकिस्तान सरकार के सामने अपना मामला रखा, जिसमें उन्होंने कश्मीर सिंह की रिहाई की मांग की। इसे देखते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने इस दया याचिका को स्वीकार किया। कश्मीर सिंह को भारत वापस भेजने का आदेश दिया गया और इस तरह 4 मार्च 2008 को कश्मीर सिंह बाघा बॉर्डर से भारत वापस आ सके। इस लिस्ट पर नंबर 5 में आते हैं रामेश्वर नाथ काओ। 1996 में पूरे भारत में बांग्लादेश के जन्म की 25वीं एनिवर्सरी का जश्न मनाया जा रहा था। इस अवसर पर कई बैठक आयोजित की गई। एक बैठक में बांग्लादेशी पत्रकार ने हॉल की पहली सीट पर बैठे एक आदमी को देखा और वो उनके पास जाकर बोला, सर आपको तो वहाँ मंच के बीच में होना चाहिए था, आपकी वजह से ही ये संभव हो सका था। और उस शर्मीले आदमी ने जवाब दिया, जी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मंच पर बैठे लोगों की तारीफ होनी चाहिए। और वह वहाँ से उठकर चुपचाप हॉल से बाहर चला गया। इस शख्स का नाम था रामेश्वर नाथ काओ, भारत की खुफिया एजेंसी रो के जन्मदाता। रामेश्वर नाथ काओ का जन्म वाराणसी में हुआ था।
काओ का खुफिया तंत्र इतना मजबूत था कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि पाकिस्तान भारत पर किस दिन हमला करेगा। भारत में सिक्किम के विलय में भी रामेश्वरनाथ काओ की जबरदस्त भूमिका रही थी। उन्होंने इस काम को महज 4 ऑफिसरों के सहयोग से अंजाम दिया था। काओ साहब ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि सिक्किम का भारत के साथ विलय कराया जा सकता है। काओ को श्रेय जाता है कि उन्होंने 3000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को भारत में जोड़ा और सिक्किम भारत का 22वां स्टेट बन पाया। अपने करियर की शुरुआत में ही उन्हें एक बहुत भारी खुफिया ऑपरेशन का मौका मिला था। एयर इंडिया का एक विमान हांगकांग से जकार्ता के लिए उड़ान भरने वाला था और जिसमें बैठकर चीन के प्रधानमंत्री सम्मेलन में भाग लेने जाने वाले थे। लेकिन अंतिम मौकों पर अपेंडिक्स के दर्द उठने के कारण उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी और वो विमान इंडोनेशिया के तट के पास क्रैश हो गया। इसकी जांच की जिम्मेदारी काओ को सौंपी गई और उन्होंने जांच कर पता लगाया था कि इस दुर्घटना के पीछे ताइवान का हाथ था और वे चीन के प्रधानमंत्री को मारना चाहते थे। ये थे इंडिया के कुछ सबसे महान जासूस जिनकी कहानी भारतीय इतिहास में याद रखी जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा।